बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में जो है अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 13 का जो है इसमें लेकर आए हैं भारित सूचकांक की रचनाएं। यानी भारित सूचकांक की रचना थी जिसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से जो है निकालते हैं, हम इसकी गणना करते हैं सूचकांक की। कौन सी विधि थी? दो विधि से हमने सीखी थी। पहले यहाँ पर सरल सामूहिकरण विधि से सीखी थी, उसके बाद हमने किया था इसमें सरल औसत मूल्य अनुपात विधि। तो इन दो विधियों की जो है माध्यम से हमने सूचकांक की गणना की थी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर भारित यानी भारित सूचकांक की रचना। यानी जब हमको भारित सूचकांक निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम भारित औसत मूल्य अनुपात विधि, इसकी दो विधियाँ होती हैं भारित सूचकांक की। पहली विधि होती है भारित औसत मूल्य अनुपात विधि और दूसरी होती है भारित सामूहिकरण विधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारित औसत मूल्य अनुपात विधि से किस प्रकार से जो है हम सूचकांक की गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ये विधि क्या होती है। यानी इस विधि का सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर फॉर्मूला जो है आपका P01 इक्वल टू होता है यहाँ पर सिग्मा आर, यानी W का मतलब, R का मतलब क्या होगा? R का मतलब है मूल्य का अनुपात और यहाँ पर W का मतलब है भार। इसीलिए इस विधि का नाम है भारित औसत मूल्य अनुपात विधि। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, सिग्मा और यहाँ पर जो है सिग्मा भार से इसको डिवाइड कर देंगे यानी भाग करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक सूचकांक प्राप्त हो जाएगा। तो ये है हमारा सूचकांक निकालने का फॉर्मूला। जब हम भारित औसत मूल्य अनुपात विधि लगाएंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आसानी से हम क्या निकाल पाएंगे, यहाँ पर सूचकांक की गणना कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस विधि के माध्यम से कैसे हम गणना कर सकते हैं एक सूचकांक की। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे ये विधि काम करती है, किस प्रकार से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर वस्तुएं दे रखी हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है? वस्तुएं हैं। ठीक है, वस्तुएं कौन कौन सी हैं? पहला है गेहूं और दूसरी है चावल है। गेहूं, चावल, दूध, घी, चीनी, है ना। दूध, घी, चीनी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर 5 वस्तुएं हैं, गेहूं, चावल, दूध, घी, चीनी। तो इन वस्तुएं दे रखी हैं और यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दे रखा है भार। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें भार नहीं दे रखा था, अब इसमें भार दे रखा है। तो हम कौन सी विधि लगाएंगे? भारित औसत मूल्य अनुपात विधि हम लगाएंगे। तो भार गेहूं में कितना है? 40, उसके बाद इसमें 30 है और यहाँ पर दूध जो है यहाँ पर 15 है और ये 10 है और ये यहाँ पर 5 है। ये भार इस तरह से दे रखा है। और यहाँ पर क्या दे रखा है? 2004 का जो यहाँ पर P0 यानी आधार वर्ष दे रखा है। क्या है आधार वर्ष? यहाँ पर दे रखा है हमें 100 प्रति किलो क्विंटल। प्रति जो है यहाँ पर किलो क्विंटल दे रखा है, यहाँ पर ये प्रति किलो क्विंटल दे रखा है। तो ये यहाँ पर सभी में आएगा और यहाँ पर ये इसमें 200 है। तो ये जो है इसके यहाँ पर वैसे का वैसे ही, उसमें यहाँ पर है 2, अगला 2 है, 2 प्रति किलो क्विंटल। उसके बाद है यहाँ पर 8 प्रति किलो क्विंटल, 8 प्रति किलो क्विंटल। उसके बाद है यहाँ पर 8 के बाद 1 प्रति किलो क्विंटल। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है। और आगे क्या है? यहाँ पर जो है 2007 के आंकड़े हैं, 2007, और ये है आपका P1 यानी चालू वर्ष, जो कि वर्तमान वर्ष चल रहा है। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से 200 यहाँ पर क्या है प्रति जो है क्विंटल दे रखा है, प्रति क्विंटल। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से प्रति क्विंटल दे रखा है। यहाँ पर भी यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 800 हो गया प्रति क्विंटल। उसके बाद यहाँ पर जो है अगले में 16 प्रति क्विंटल हो गया। यानी देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है, 2 से 16 हो गया। उसके बाद 8 से कितना हो गया? यहाँ पर 8 से कितना हो गया? 40 हो गया, 40 प्रति क्विंटल। उसके बाद है 6 जो है प्रति क्विंटल।
तो ये जो है आपका यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा यहाँ पर बुक में। कैसे क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहले वस्तुएं लिखी होंगी, उसके बाद उसके भार दे रखा होगा, और यहाँ पर जो है आधार वर्ष आपका दे रखा होगा P0, और यहाँ पर जो है चालू वर्ष दे रखा हो, यानी जो वर्तमान वर्ष आपका चल रहा है। 2 वर्ष दे रखे होते हैं, एक होता है P0 यानी आधार वर्ष, और चालू वर्ष यानी P1। तो ये 2 वर्ष दे रखे होते हैं, और इन 2 वर्षों में यहाँ पर इस तरह से लिखा होता है। तो अब देखिए हमें इस क्वेश्चन को करना है कैसे। अब ये क्वेश्चन तो दे रखा है, अब हमें बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन की सारणी, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की सारणी बनाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी क्वेश्चन की सारणी कैसे बनेगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की सारणी बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वस्तुओं का कॉलम बना लेना है। क्या बनाएंगे, यहाँ पर वस्तुओं का कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पर है वस्तु, ठीक है, वस्तुएं, ये हमारी वस्तुओं का कॉलम बनाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या बना लिया, वस्तुओं का एक कॉलम बना लिया, ठीक है, वस्तुओं का कॉलम हो गया। फिर हम बनाएंगे भार, भार का कॉलम यानी आपका W, ठीक है, तो भार का कॉलम हो गया। अब हम बनाएंगे आधार वर्ष यानी 2004 का P0, ये बनाएंगे, इसका कॉलम बनाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं आधार वर्ष की कीमत, क्या लिख सकते हैं, आधार वर्ष की कीमत। तो यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, और यहाँ पर चालू वर्ष की कीमत यानी 2017 है आपका, यहाँ पे क्या है 2017 है, सॉरी 2007 नहीं है, यहाँ पर 2017 है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो है P1 हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरह से इसका कॉलम बन गया। अब आपको क्या निकालना है, R निकालना है। देखिए फॉर्मूले को हमेशा याद रखें, जब भी क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूले को याद रखें कि हमें करना क्या है। तो ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या निकालना होगा, सबसे पहले आपको R चाहिए, और R की मल्टीप्लाई चाहिए, और बेट चाहिए, यानी आपका बेट तो यहाँ पर दे ही रखा है, ठीक है, और बेट का सिग्मा भी चाहिए, यानी उसका जोड़ भी चाहिए। तो यहाँ पर बेट का हम जोड़ निकाल लेंगे, और R निकालना है अभी। तो R कैसे निकलता है, R क्या होता है, अनुपात का मूल्य, यानी मूल्य अनुपात होता है। यहाँ पर क्या होता है, R होता है मूल्य का अनुपात। तो R इक्वल टू क्या होगा आपका, R इक्वल टू जो हो जाएगा वो होगा यहाँ पर P1 अपॉन में P0, ये हो जाएगा, और इसका इंटू हो जाएगा 100 से, ये आपका R निकल के आ गया, ठीक है, R ऐसे निकल के आ जाएगा। तो हमने R भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, R का कॉलम हो गया। अब हमें लिखना है यहाँ पर RW, अब इसकी मल्टीप्लाई भी तो करनी है। तो हमने इस तरह से क्या बना लिया, एक पूरी सारणी बना ली। अब हम यहाँ पर वस्तु के नाम लिख लेते हैं। पहली वस्तु क्या थी हमारी, गेहूँ, हम यहाँ गेहूँ लिख लेते हैं, गेहूँ थी यहाँ पर गेहूँ। उसके बाद चावल, चावल लिख लिया। उसके बाद हमने लिखना है दूध, दूध भी लिख लिया। अब हम लिखेंगे घी, और आखिरी वस्तु क्या थी, चीनी। तो ये हमारे पास 5 वस्तुएं थी। अब हमारे पास भार कितना दे रखा है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही लिख लेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं भार कितना दे रखा है, यहाँ पर भार दे रखा है 40, 30, 15, 10, 5, ठीक है। तो 40, 30, 15, 10 और यहाँ पर लास्ट में 5, ये हो गया आपका भार। अब यहाँ पर जो आधार वर्ष दे रखा है वो भी यहाँ पर लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, यहाँ पर जो है दे रखा है कितना, जितना भी दे रखा है उतना ले लेंगे, जैसे कि 100। यहाँ पर आप ऐसे इसको बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया से बना लें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 दे रखा है, यहाँ पर 100 दे रखा है। उसके बाद अगला है यहाँ पर आपके सामने रख देता हूँ, क्या है ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10, 20 यानी 100, 200, 281, 100, 200, 281, ठीक है। 100 यहाँ पर आ गया, 200 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर 281 ये दे रखा है। इसी तरह इसमें भी है, अगले वाले में भी दे रखा है, यहाँ पर है 200, अगला है आपका 800, उसके बाद आपका 40 हो गया ये, और ये आपका हो गया आपका यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 16 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो है 40 हो गया, और यहाँ पर 6 हो गया। तो इस तरह से दे रखा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेशन करनी है। ये हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा था ना, तो हमने क्वेश्चन को क्या करा है, यहाँ पर सही तरीके से लिखा है। क्या लिखा है, वस्तुएं लिखी है, बार लिखा, और ये जो दोनों जो है कॉलम इसके बनाए हैं। तो 4 कॉलम तो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो हमने ये बना लिए हैं, और ये उतना का उतना लिख लिया है।
तो बस हमें अब करना है, अब मेन चीज़ करनी है क्या, आर निकालना है। तो चलिए आर निकालते हैं। तो आर कैसे निकलेगा, आर निकलेगा यानी P/P1/P2 P0, ठीक है। तो ये नीचे रखना है, ये ऊपर रखना है, तो 200/100 कितना आने वाला है आप सभी जानते हैं, और इनटू में मल्टीप्लाई में है ये। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो आप यहाँ पर देखिए 200/100 इंटू 100 क्या आएगा, 200 आएगा, क्यों 100 से 100 कट जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसको सॉल्व करेंगे ऐसे ही, तो क्या होगा, यहाँ पर 800 बटे में यहाँ पर 200 इंटू 200, तो क्या होगा 100 200 और ये कट के 400, कितना आ जाएगा 400। उसी तरह यहाँ पर भी ये भी होगा 16/2 इंटू 100, ठीक है। 8 2 1 कम 2 और 8, तो ये कितना हो गया 800। उसके बाद अगला 40/, ये देखो ये P1 वाला हमें ऊपर रखना है, उसके बाद P0 जो है नीचे रखना है 8 और इंटू 100 कर देना है। 8 एकम 8 8 45 और 5 की गुणा यहाँ पर 100 से, तो 500 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला करना है 6 और यहाँ पर 1 और इंटू 100 इक्वल टू 600 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, आर की गुणा करनी है डब्ल्यू के साथ, यानी आपको भार की गुणा करनी है यहाँ पर क्या है, मूल्य के साथ, यानी मूल्य अनुपात के साथ। तो करते हैं, यहाँ पर आर कितना है 40, यानी भार यहाँ पर 40 है, 40 की गुणा 200 के साथ कितना आ जाएगा, 40 गुणा 200 हो जाएगा आपका 8000, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर करेंगे 400 की गुणा करेंगे यहाँ पर 30 से, 4 × 12 1200, कितना हो गया 12000 हो गया। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर 15 की गुणा करेंगे 8 से 800 से, तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा 12000 ही हो जाएगा। और उसके बाद ये यहाँ पर 12000 हो गया। अब यहाँ पर 500 की गुणा यहाँ पर करेंगे 10 से, तो ये हो गया 5000। उसके बाद 5 की गुणा करेंगे 6 से, तो ये हो गया 30, यहाँ पर क्या है 3000, 5 × 30, तो 3000 हो गया ये। अब यहाँ पर ये 3000 हो गया। अब हमें क्या करना है, टोटली हमारा क्या है, लगभग सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटलिंग करनी है। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो ये जोड़ने पर आएगा आपका सिग्मा आर डब्ल्यू जो आएगा वो आएगा आपका 40000, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40000 आ जाएगा। और यहाँ पर भार को भी जोड़ना है, हमें सिग्मा डब्ल्यू भी चाहिए, तो ये कितना होगा, इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 40 30 70 70 और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 70 से 80 और 85 85 और यहाँ पर 10 95 95 और 500, तो यहाँ पर कितना आ गया 100 पूरा। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल सा हमें फॉर्मूला लगा देना है और यहाँ पर जो है अपना आंसर निकाल लेंगे। हम निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको पता है, ये फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, चलिए लगाते हैं। तो फॉर्मूला हम निकालेंगे सूचकांक। सूचकांक आप लिख सकते हैं कौन सी विधि से निकाल रहे हैं, तो सूचकांक निकाल रहे हैं P0 इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा आर डब्ल्यू बटे में यहाँ पर सिग्मा यहाँ पर डब्ल्यू। तो ये है आपका फॉर्मूला। आपको पता ही है कि ये कितना निकाला है आपने 4000, यानी 40000 निकाला है। 40000 लिखेंगे और यहाँ पर कितना निकाला है 100, तो इसको आप यहाँ पर 100 लिखेंगे और इसको काट देंगे। सिंपली ये कितना हो जाएगा 400, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, कितना सिंपल था। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको आ जाए कि यहाँ पर अगर भार दिया हो क्वेश्चन में इस तरह के और सूचकांक बोला हो कि सूचकांक निकालिए, तो आप इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम कि यहाँ पर भारित सामूहिकरण विधि क्या होती है। कौन सी विधि देखेंगे, अब देखेंगे हम भारित सामूहिकरण विधि क्या होती है। यानी अब हम पढ़ेंगे, अब नंबर 2 विधि पढ़ेंगे। कौन सी, भारित सामूहिकरण, यानी इस भारित सामूहिकरण विधि। अब ये एक विधि क्या होती है, इस विधि, ये भी एक प्रकार की विधि होती है सामूहिकरण विधि, जो कि सूचकांक की गणना करती है। तो ये कैसे करती है, यानी खरीदी गई मात्राओं के आधार पर जो है इसमें भार दिया होता है और उस प्रकार से ये जो है ये क्या करती है, सूचकांक की गणना करती है। तो दोस्तों इसमें जो होता है, इसमें इस विधि के जो है 3 भाग होते हैं।
तो मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा कि तीनों विधियां उसमें जो है सम्मिलित हो जाएंगी, तीनों विधियों से एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारी जो पहली विधि, जिस विधि के जो है 3 भाग होते हैं, 3 भाग होती है। पहली विधि होती है, इसकी नाम होता है लास पियर विधि। यहाँ पर लास जो है पियर विधि, पियर विधि पहली विधि होगी आपकी लास पियर विधि। नेक्स्ट अगली विधि जो होती है आपकी, पहली विधि तो लास पियर होगी, लास पियर विधि के नाम से जानी जाती है। दूसरी विधि जो होती है आपकी नंबर 2 विधि, ये होगी आपकी फर्स्ट विधि। और नंबर 2 विधि, इस विधि का नाम होता है पाश्चय विधि। क्या होता है? पाश्चय विधि। इस विधि को कहते हैं पाश्चय विधि। और ये विधि क्या है? ये भी विधि है। इसी में देखिए 3 भाग हैं। ये भारित सामूहिकरण विधि है सूचकांक की गणना करने के लिए। और इस भारित सामूहिकरण विधि के 3 भाग होते हैं, लास पियर विधि, पाश्चय विधि और नेक्स्ट यहाँ पर जो अगली विधि है वो है फिशर विधि। फिशर विधि, तो ये है आपकी फिशर विधि। यहाँ पर जो है इसके कितनी विधियाँ होती हैं? 3 विधियाँ होती हैं। भारित सामूहिकरण विधि की 3 विधियाँ होती हैं। पहली लास पियर विधि होती है, दूसरी पाश्चय विधि होती है और तीसरी फिशर विधि होती है। तो अब हम देखेंगे इन तीनों विधियों के माध्यम से क्वेश्चन करेंगे और बड़ी आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर? अब इन विधियों के देखिए, सबसे पहले हम शॉर्टकट में फॉर्मूले सीख लेते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्या है क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि जो यहाँ पर ये जो विधि होती है आपकी, कौन सी विधि? आपकी यहाँ पर लास पियर विधि होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लास पियर विधि का फॉर्मूला होता है, देखिए यहीं पर लिख देता हूँ, P0 इक्वल टू कितना होता है यहाँ पर? सिग्मा P1 और Q0 यहाँ पर, और बटे में यहाँ पर सिग्मा आपका होगा यहाँ पर P0 Q0 इंटू 100। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। देखिए P1 Q0 P0 Q0, और इसका फॉर्मूला क्या है? अगली विधि का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, जो है इस विधि को निकालने के लिए ये विधि निकलेगी। यहाँ पर ये क्या फॉर्मूला होगा? सिग्मा P1 Q1, और यहाँ पर जो है सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा आपका P0 Q0, यहाँ पर P0 Q1 आ जाएगा, Q1। तो ये विधि है आपकी। यहाँ पर जो है 100 से मल्टीप्लाई सारी विधियाँ हो रही हैं, तो सभी को विधि कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करें। ये वाली विधि क्या है? इस विधि को P1 यानी फिशर विधि का फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर वर्गमूल में ये इस तरह से। उसके बाद है यहाँ पर सिग्मा। तो दोनों विधियों को क्या करना है? यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो पहली विधि क्या थी? P1 और Q0 थी, और नीचे भी दोनों में 0 था। P सिग्मा यहाँ पर P0 Q0 ये थी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट विधि से कौन सी विधि है? पाश्चय विधि, ये वाली विधि लिख देंगे। तो इसमें देखिए तीसरी विधि याद करने बड़ी ही आसान हो जाती है। तो अगर आपको 2 विधियाँ याद है तो तीसरी विधि अपने आप याद हो जाएगी। तो यहाँ पर सिग्मा P1 और Q1 दोनों में 1 1 नीचे आ जाएगा, सिग्मा जो है आपका P0 Q1 जो है Q1। तो ये हो गया। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये 3 विधियां होती हैं। यानी आपका जो है भारित सामूहिकरण विधि में जो है 3 विधियां होती हैं, लास पियर विधि, पाश्चय विधि, फिशर विधि। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। इसको फॉर्मूले को याद कैसे रखना? देखिए यहाँ पर P1 और P0, देखिए यहाँ पर क्या है? 0 किस में है? 3 0 हैं, है ना। तो यहाँ पर पहला जो है, पहला ऊपर वाला, पहले में P1 है और बाकी में कोई भी संख्या है। आपको देखिए ऊपर लिखना है PQ, ऊपर इसमें भी लिखना है PQ, इसमें भी PQ एंड PQ। सबके क्या है? ऊपर PQ है, नीचे PQ है। ठीक है, तो आपको ये सब में कॉमन मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है? पहली वाली में P में 1 है, बाकी सारे 0 हैं। पहली विधि में पहले में P1 है, बाकी सारे 0 हैं। और दूसरी विधि में जो है यहाँ पर, दूसरी विधि जो क्या कहती है? दूसरी विधि में जो ऊपर जो देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है ये वाली चीज़, यहाँ पर P1 Q1 और Q1,
तो सारे जो हैं यहाँ पर 1 में हैं, लेकिन आपका जो P है, नीचे वाला P, ऊपर वाला P यहाँ पर देखिए 1 में था, अब यहाँ पर केवल ये वाला P है, नीचे वाला सिग्मा में P 0 है, बाकी सारे 1 हैं। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, बाकी सारे 1 हैं, यानी P यहाँ पर अगर 1 हो गया, अगर याद रखिए अगर P आपका यहाँ पर ऊपर में 1 हो गया तो बाकी सब 0 होने वाले हैं। उसके बाद अगर आपका जो है नीचे P 0 हो गया तो बाकी सब 1 होने वाले हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे और यहाँ पर जो है दोनों विधियों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका फिशर विधि हो जाएगी। तो आप आई होप दोस्तों ये फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में और इसके क्वेश्चन करते हैं और इसको बेहतर तरीके से समझते हैं ताकि आपको ये भूले नहीं और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है, यहाँ पर मद दे रखे हैं, मद यानी संख्या, यहाँ पर मद हैं A B C D और E, A B C D E मद दे रखे हैं। उसके बाद आधार वर्ष दे रखा है, आधार वर्ष, ठीक है, आधार वर्ष दिया है हमें, यहाँ पर आधार वर्ष इस तरह से दे रखा है, ठीक है, आधार वर्ष दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर जो है डिवाइड करा आधार वर्ष को, मदे तो ऐसे ही है, और यहाँ पर आधार वर्ष को डिवाइड करा है यहाँ पे कीमत में, यहाँ पर है कीमत, कीमत, और यहाँ पर भी कीमत है, कीमत कीमत है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर क्या है 10, यहाँ पर है 35, यहाँ पर है 30, 10 और 40। उसी तरह यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या है कीमत और ये क्या है मात्रा है, सॉरी क्या है मात्रा। देखिए P हमने क्या करा था, P का मतलब होता था हमारा क्या है, P का मतलब क्या है हमारा, P का मतलब है यहाँ पर प्राइस और Q का मतलब क्वांटिटी यानी मात्रा। तो हम इसको लिख सकते हैं P1 और इसको लिख सकते हैं सॉरी P लिख सकते हैं इसको P, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं Q0 और इसको लिख सकते हैं P0। क्यों, आधार वर्ष का मतलब होता है 0, ठीक है, यानी आधार वर्ष वैसे ही दिखाते थे ना हम। तो यहाँ पर इस तरह ये हो गया। अगला क्या है, अगला है चालू वर्ष, चालू वर्ष, चालू वर्ष। तो चालू वर्ष में क्या होगा, ऐसी दो चीज़ें हो जाएंगी, दो चीज़ें क्या होगी, पहला होगा यहाँ पर P1 और Q1, ये क्या चीज़ है हमारी, कीमत है, ये कीमत है P1, ये भी ये क्या है मात्रा है Q1। तो इस तरह से हो गया। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जल्दी से क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या है 10, 3, 5, 20, 2। उसके बाद अगला है यहाँ पर 20, 40, 20 और उसके बाद है 8, 40, उसके बाद 25, यहाँ पर है 10, 15, यहाँ 15 और उसके बाद है 20, 5। तो हमने क्या करा, अब क्वेश्चन लिख लिया और अब करेंगे हम इसको सॉल्व। बढ़िया, अब हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन हो गया, अब हमने क्या क्वेश्चन किया है ये समझिए। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन इस तरह से दे रखा होगा, क्या है, पहले मद दे रखी होंगी, यानी आधार वर्ष लिखा होगा, आपको P1 और Q1 नहीं मिलेगा, यानी जो है आपको जो है ये मैंने लिख दिया है P1 और Q1 और P0 Q0। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में Q1 P1 कुछ भी नहीं दे रखा होगा, केवल आपको लिखा होगा यहाँ आधार वर्ष और चालू वर्ष, यहाँ पर कीमत, यहाँ पर मात्रा, फिर कीमत, यहाँ मात्रा। तो आपको कैसे पता करना, आधार वर्ष है तो उसको P के साथ 0 लगा के चलना है, और अगर चालू वर्ष है तो उसमें Q के साथ, P या Q के साथ 1 लगा के चलना है, ठीक है, 1 लगा देना है। तो ये चालू वर्ष है, चालू वर्ष का मतलब जो चल रहा है यानी 1 लगा है, अभी वर्तमान में चल रहा है। और आधार वर्ष जो कि एक फिक्स आधार वर्ष है, यानी एक वर्ष को हमने मान लिया है, इस वर्ष से हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है, यानी बहुत सारे वर्ष हैं तो हम एक वर्ष को फिक्स कर देते हैं, उससे तुलना करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, आधार वर्ष कहते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे हम एक सारणी बनाएंगे। सबसे पहले सारणी बनाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, यानी सबसे पहले हम लिख देंगे वैसे का वैसे ही, मद लिख लेंगे A B C D और यहाँ पर E। तो हमने वैसे के वैसे सेम टू सेम क्या लिख लिया, मद लिख लिया। चलिए मद हो गया। अब हमें क्या करना है, अब वर्ष लिखना है, वर्ष लिखेंगे वर्ष। तो 2004 है, ठीक है, 2004 का वर्ष है ये। अब हमने क्या करा है, 2004 का वर्ष लिखा है।
अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है इसको डिवाइड कर देना थोड़ा इस तरह से। अब 2004 और यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से लिख लेना है। अब ये है 2004 और ये है 2017 का वर्ष, यहाँ पर ये 2017 का है। देखिए कॉलम कैसे बनाना है आपको ये याद रखना है। कॉलम कैसे बनाना है, यहाँ पर 2004 का है, 2017 का है। अब इसको हम दो भाग में डिवाइड कर देंगे इस तरह से। कैसे बनाएंगे, दो भाग में डिवाइड कर देंगे। अब मैंने इस कॉलम को कैसे बनाया, सबसे पहले तो ये लिखा, यहाँ पर एक लिखा, उसके बाद हमने 2004 लिखा, 2017 लिखा, और यहाँ पर जो है दोनों को डिवाइड करके दो भाग बना दिए। तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा P0 और यहाँ पर लिखूँगा Q0 और यहाँ लिखूँगा P1 और Q1। यही हमें ज़रूरत है क्वेश्चन में, फॉर्मूले में क्या ज़रूरत है हमें, इन्हीं की सबकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर मैं एक बार फार्मूला आपको रिमेंबर करा दूँ। यहाँ पर क्या है, फार्मूला आपको मैंने बताया था, सारे फार्मूले लिख के बताए थे, तो एक बार और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहें। तो सबसे पहले पहली विधि का, लास्ट पीयर विधि का फार्मूला क्या है, पहली विधि का, ठीक है, फर्स्ट विधि का, लास्ट पीयर विधि जिसका नाम है, उसका फार्मूला है सिग्मा P1 और बाकी सब क्या करेंगे, जीरो करेंगे, सिग्मा P0 Q0, ठीक, पहली विधि हो गई। और इसमें मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। दूसरी विधि हमारी है जिसका नाम है पाश्चय विधि, और पाश्चय विधि में यहाँ पर देखिए जो है P0 का, इसका मतलब सूचकांक का फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए क्या कहा था हमने, P1 लिख, यहाँ पर क्या था P1 Q1, बाकी सारे 1 1 थे, और नीचे का यहाँ पर P एक बार 0 था और Q 1 था, ठीक है, ये चीज़ थी, और 100 से मल्टीप्लाई था। अब क्या था तीसरी विधि, मैंने आपको बताया था क्या था तीसरी विधि में। तीसरी विधि में जो है यहाँ पर दोनों ही विधियों का मल्टीप्लाई था और वर्गमूल के अंदर आ रहा था। क्या है, वर्गमूल के अंदर आएगा। आप इसी विधि को सेम टू सेम उठा के लिख दें। क्या लिखेंगे, उठा के बिल्कुल सेम टू सेम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो सिग्मा P0 और Q0 इंटू यहाँ पर क्या आएगा, P1 Q1 सिग्मा, और यहाँ पर सिग्मा P0 Q1, ये आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, बस ये है आपके फॉर्मूले। तो आपको देखिए फॉर्मूला याद करना कितना आसान है। इसका नाम है फिशर विधि, इसका नाम है क्या है, पाश्चय विधि, और इसका नाम है लास्ट पीयर विधि। तो ये तीन विधियाँ होती हैं। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर अपना सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। अब क्या है हमारे पास जो दे रखा है, क्या दे रखा है, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए ये मैंने कहा था P1 है, P जो है 0 है, तो ये सारा का सारा जितना जैसे के जैसे दे रखा है वैसे हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर। चलिए लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने लिख लेना है जैसे जैसे दे रखा है। तो दे रखा था यहाँ पर 10, 35, उसके बाद है 30, यहाँ पर 10 और 40। तो यहाँ पर दिया है आपके पास 10, 3, 5, 20 और 2। अगला है यहाँ पर है, अगला क्या है हमारा 20, यहाँ पर है 20, 40, 20 और यहाँ पर क्या है, और अगला है 8 और यहाँ पर 40। और इधर दे रखा है हमारा Q1 कितना है, 25, 10, 15, 20 और साथ ही 5, ये हमारा Q1। तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए हमारा इतना हो गया। आपको यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, अभी हमने तो जैसा क्वेश्चन में दिया था बिल्कुल वही उतारा है। देखिए ऊपर देखिए और इसको देखिए, तो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, बस इसको छोटा करके वही चीज़ हमने उतारी है। यहाँ पर हमने इसको P0 Q0 और P1 Q1 लिख दिया है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था कीमत मात्रा कीमत मात्रा, तो उसको चेंज करके लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अगला देखिए, अब हम निकालेंगे P0 और Q0 का मल्टीप्लाई। क्यों निकालेंगे, देखिए हमें क्या क्या चाहिए, कोई फॉर्मूला देखिए क्या क्या चाहिए हमें, P0 और Q0 का मल्टीप्लाई चाहिए, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इन दोनों का 1 का मल्टीप्लाई चाहिए, यानी PQ का 1 वाले का मल्टीप्लाई चाहिए, और हमें चाहिए P1 और इसका मल्टीप्लाई, और इसका भी मल्टीप्लाई चाहिए। तो हमें लगभग 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। कितने बनाने पड़ेंगे, 4 कॉलम। पहला होगा 0 0 का, ठीक है, यानी P0 Q0, इसका कॉलम बनेगा। नेक्स्ट कॉलम किसका बनेगा, नेक्स्ट कॉलम बनेगा
Q1 का बने। अगला कॉलम बनेगा हमारा P1 Q0, इसका कॉलम बन जाएगा। अगला कॉलम बनेगा हमारा P1 और Q1 लास्ट। ठीक है, तो हमारा क्या है, लगभग हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, बाकी हमारा क्वेश्चन होने वाला है। तो बस हमें क्या करना है, इसके देखिए यहाँ पर देखिए ये है 0 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है सारे में। तो 10 का 10 से गुणा होगा तो 100 हो जाएगा, 35 का 3 से गुणा होगा तो आपका 105 आ जाएगा। उसके बाद है 30 का गुणा होगा 5 से, 5 का 5 15, तो यहाँ पर 150 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 10 का गुणा होगा 20 से, तो यहाँ पर कितना होगा 200। अगला है 80 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, यानी हमें यहाँ पर P0 की मल्टीप्लाई करनी है Q1 से, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। तो चलिए करते हैं, 200 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई 10 से 20 की करेंगे तो 200, 35 की 40 से करेंगे, 35 की 40 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 350। अब करेंगे 30 की गुणा करेंगे हम 20 से, 3 दूनी 6, 600 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है P0 की, हाँ सॉरी यहाँ पर गलत कर दिया, P0 यहाँ पर ये चलना है, P0 की Q1 से करनी है हमें, तो इसकी गुणा 25 से करेंगे तो ये आ जाएगा 250। उसके बाद इसकी गुणा हम करेंगे इससे तो 350 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 30 की गुणा करेंगे 15 से, 30 की गुणा 15 से करेंगे तो 15 दूनी, यहाँ पर 15 दूनी क्या होगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 450, ये गलत हो गया हमारा, 450 आएगा। तो हमें गुणा करनी है P0 और Q1 की, P0 और Q1 की गुणा करनी है, तो ये आ जाएगा P0 Q1। तो कितना है हमारा P0 हमारा कितना था 30, और 30 और 15 45। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी गुणा करेंगे 10 की गुणा 20 से तो 200 आ गया। 40 की गुणा करेंगे हम, लास्ट वाले से करनी थी हमें 5 से, 5 को 20, कितना हो गया 200 हो गया। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है P1 और Q0, तो यानी P1 देखो P1 कहाँ है, ये रहा P1। ठीक है, और Q0 कहाँ है, Q0 ये रहा। तो इन दोनों की गुणा करनी है, तो चलो करते हैं। पहला 200, इसकी गुणा 4 × 12 120, उसके बाद इसकी गुणा 5 दूनी 10 यानी 100, और यहाँ पर 20 और 8, 8 दूनी 16 160, तो ये हो गया। और यहाँ पर जो है ये 2 की 40 तो 80, तो ये भी हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें दोनों को P1 यहाँ पर Q1 और P1 इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर देखिए आप आसानी के लिए देखिए, सबसे पहले इन आपस में मल्टीप्लाई करो दोनों की, उसके बाद हमने करना है इसकी मल्टीप्लाई इसके करना है, यानी लास्ट की करनी है। उसके बाद लास्ट की करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये लास्ट की करने के बाद यहाँ पर बीच की करनी है। उसके बाद आपको इन आपस में इनकी करा देनी है मल्टीप्लाई। क्या आएगा इसका, यहाँ पर 25 से गुणा करेंगे 2, 25 दूनी 50 यानी यहाँ पर 500 आ जाएगा। यहाँ पर गुणा होगा 400 होगा, यहाँ पर 300 कर देंगे, और यहाँ पर जो है और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर 160 और 200 हो जाएगा। इस तरह से हम कर लेंगे इसकी मल्टीप्लाई। तो अब हमारी सभी की मल्टीप्लाई हो चुकी है, जैसे कि हमने जो हमें चाहिए था। अब हम निकालेंगे फॉर्मूला लगा के जो है सूचकांक। तो सबसे पहले हम पहली विधि से निकालेंगे फर्स्ट विधि, लास्ट पीयर जो है पीयर विधि से, लास्ट पीयर विधि से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सूचकांक निकालेंगे। तो यहाँ पर P01 इक्वल टू लगाएंगे लास्ट पीयर विधि, सिग्मा P1 Q1 एंड यहाँ पर जो है आपका सिग्मा P0 और Q0। तो ये सारे यहाँ पर ये भी 0 था, तो ये हमारा 0 हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो चलिए अब लिख देते हैं यहाँ पर जो भी हमारा आया है, क्या है P1 Q0। देखिए P1 Q0 कहाँ है, ये रहा P1 Q0। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें टोटलिंग करनी होगी इन सब की।
तो इसको टोटल करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे तो सिग्मा यहाँ पर जोड़ेंगे सिग्मा P0 Q0, तो दोनों का जीरो कितना होगा, यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 600 आपका 35, तो इसको जोड़ लेंगे 635 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्मा इसको जोड़ेंगे यानी आपका P0 Q1, ये जो इसका जोड़ आएगा वो आएगा 1450। उसके बाद इसको जोड़ेंगे सिग्मा, यहाँ पर क्या है P1 Q0, इसका जोड़ कितना आएगा, इसका आएगा 660 और फिर जोड़ेंगे सिग्मा P1 Q1, इसका जोड़ आएगा 1560। तो चलिए सारे हमने जोड़ लिए हैं, तो आप इनको जोड़ लेना, आप चेक कर लेना ये आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अब क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर वैल्यू रखनी है। तो यहाँ देखिए P1 Q1 कहाँ है, P1 वाला ये रहा 1 वाला Q1, तो कितना है 660, तो 660 लिख दिया हमने, सिंपल। अगला क्या है हमारा P0 Q0, दोनों जीरो, ये रहा 635, ये आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करो 100 से। अब देखो हम इसको काट देंगे, काट पीट करके यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा लास्ट में, ये आ जाएगा 100 जो है 3.94, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको देखिए, अब हम करते हैं एक जो है दूसरी विधि से, यानी कौन सी विधि से, अब हम करेंगे यहाँ पर जो है पाश्चर्य विधि से आंसर। तो नंबर 2, तो देखिए मैं तीनों विधि से क्वेश्चन को करा रहा हूँ, तो आप कोई भी विधि आपसे पूछ ले, ये तीनों विधि पूछ ले, तो आप किसी भी विधि के माध्यम से जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है पाश्चर्य विधि, यहाँ पर पाश्चर्य विधि है, यहाँ पर पाश्चर्य विधि, तो इस विधि से हम निकालेंगे। अब देखिए पहला लास्ट ईयर, दूसरी है पाश्चर्य विधि। तो ये विधि क्या है हमारी P01 इक्वल टू कैसे निकलेगी, यहाँ पर देखिए सबसे पहले सिग्मा P1 Q1 और लास्ट का यहाँ पर सिग्मा ये जीरो हो जाता था Q1, ये बाकी सारे 1 है। ठीक है, बाकी सारे 1 है और यहाँ पर जो है ये जीरो हो जाता था। इसके बाद मल्टीप्लाई 100 की, अब देखिए 1 क्या है, यहाँ पर 1560 कितना आ रहा है, 1560 आ रहा है, तो यहाँ पर 1560 लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अब अगला, ये क्या चीज़ है, यहाँ पर देखिए P0, ये रहा P0 कहाँ है, P0 ये रहा P0 Q1, यहाँ पर 1450 कितना आ रहा है, 1450 ये आ रहा है आपका 1450। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, इसको काट लेंगे और काट पीट करेंगे तो ये आपका सॉल्व करने पर आ जाएगा 107 पॉइंट जो है 59 समथिंग, ये आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब निकालना है कौन सी विधि से, अब लास्ट भी यहाँ पर जो है फिशर विधि से निकालना है। नंबर 3 विधि फिशर विधि, तो फिशर विधि से निकालना है आंसर। तो फिशर विधि क्या है हमारी, चलिए देखते हैं P01, तो बस कुछ नहीं है फिशर विधि, इन सब का क्या है मल्टीप्लिकेशन है। पहली विधि क्या थी हमारी, सिग्मा P आपका ये आपका 1 है और Q0, उसके बाद है सिग्मा P0 Q0, इसके बाद मल्टीप्लाई सिग्मा जो है P यहाँ पर क्या था 1 जो है Q1 और यहाँ पर सिग्मा P0 Q1 और इसका मल्टीप्लाई 100 से, ये था। तो बस आपको क्या करना है, या तो आप अगर आपसे पूछ रखा है ऐसे निकालो, या आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो आपने निकाला है वही वैल्यू रख सकते हैं, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो हमने क्या निकाला था, ये हमारा था यहाँ पर क्या था हमारा सिग्मा, इसके अंदर है क्या निकाला था हमने, देखिए यहाँ पर 660 बटे में यहाँ पर 635 और यहाँ पर निकाला था हमने 1560 बटे में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1450 इंटू 100 कर लेंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते थोड़ा सा। तो ये सॉल्व करने पर इसको भाग करेंगे तो ये आपको पता ही है कितना आने वाला था, यहाँ पर 100 से भी मल्टीप्लाई है तो ये आएगा 1.03 इंटू 1.07 इंटू 100, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा। अब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो यहाँ पर जो है आगे आंसर क्या आ जाएगा,
देखिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.1021 इंटू 100, ये आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर जो है आंसर आएगा 1 पॉइंट क्या है, आंसर जो आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 100। जो इस तरह से जो है आपका ये जो है आपका आ जाएगा। और अब आप क्या करना है, अब आपको सीधा सा मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 100 के साथ। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 105 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका जो है यहाँ पर 105 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर जो आपको यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी। तो आप जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका जो है इस तरह से आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, 3 विधियाँ पढ़ी हैं। यहाँ पर पहली विधि पढ़ी है हमने, कौन सी विधि थी, पहली विधि लास्पियर विधि, दूसरी विधि हमने पाश्चर विधि पढ़ी, यहाँ पर फिशर विधि पढ़ी, तीसरी विधि। तो दोस्तों आई होप यहाँ पर आपको तीनों विधियाँ समझ में आई होंगी। पहला जो क्वेश्चन किया था हमने यहाँ पर भारित सूचकांक वाला, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।